अभी ना मैं ये सिर्फ देखते जा, और जहाँ जहाँ मैं बोलूँ ना कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस पर प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे अभी पढ़ते सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या कर रहे थे, आर और थीटा की फॉर्म में, आर एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई को हम किस में चेंज कर रहे थे, आर और थीटा की फॉर्म में। ये था चेंज ऑफ वेरिएबल। ये किस में था, जब हम डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। अब जब हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में आ जाते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, पर कब हो रहा है, आर एक्स वाई में यूज़ हो रहा है। पर अब इन शॉर्ट हम पूरे उसमें यूज़ करना चाहते हैं सब में, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होता है, जिसमें ये z है, ये आर थीटा, आर एक्स वाई पे ही है आर थीटा, आर और थीटा किस पे है, आर एक्स वाई में, बस एक z जुड़ गया है इसमें। तो इस वाले केस में सेम ही है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, z है z ही है। फिर जैकोबियन ऐसे निकाला, वही आया r, मतलब ये ऑलमोस्ट उसके जैसे ही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसे ही, एग्जैक्ट सेम ही है, बस इसमें z होता है, उसमें भी होता ही है, उसमें बस हाँ डबल इंटीग्रेशन में सिर्फ आर एक्स वाई देखने को मिला था। अभी जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे ना, जिसमें पहले z की लिमिट निकाल लेते थे, फिर जब x और y की बात आती थी तो आर एक्स वाई को किस में चेंज कर देते थे, आर और थीटा के फॉर्म, कुछ वैसा ही है ये। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब आते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इसमें एक पॉइंट लेते हैं P नाम का, जो कि किस टाइप का है, P रो, इसको बोलते हैं रो, फाई और थीटा, तीन चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इसमें एक तो ये MCQ देगी मैम और एक क्वेश्चन देगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का। क्योंकि ये थोड़ा इसमें क्या होता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रिपल इंटीग्रेशन भी यूज़ हो जाता है, डबल इंटीग्रल भी यूज़ हो जाता है, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। अभी मैं बताती हूँ, देख जैसे उसमें था पोलर कोऑर्डिनेट्स में था, हम लेते थे, जैसे सर्कल लिया तो ये लेते थे आर लेते थे ये, और फिर ये एक्स वाई प्लेन, ठीक, आर लेते थे, ये P पॉइंट लिया तो ये था आर, और ये एक्स वाई प्लेन पे थीटा था। अभी हो रही है 3D की बात, ठीक है। तो ये जो फाई है, यहाँ पे जो फाई ले रहे हैं ना हम, वो किसके बीच में है, z और ये पॉइंट के बीच में। और ये जो रो है, ये रो जो है ना, ये वाला, ये जो साइन बना के रखा है इन्होंने, वो चीज़ क्या है, ये ओरिजिन से लेके इस P पॉइंट का डिस्टेंस। अभी P पॉइंट क्या है, ये जो P पॉइंट है ये 3D में कोई एक पॉइंट लिया हुआ है, 3D में कहीं एक पॉइंट लिया है, जिसमें z, x और y सब कुछ मिला के होता है। पर इस टर्म में जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो x, y, z की तो हो नहीं रही है, इनकी जगह पे क्या आ रहा है, रो आ रहा है, फाई आ रहा है और थीटा आ रहा है। मतलब इस चीज़ को एक्स वाई जेड को हम किस में चेंज कर रहे हैं, फाई रो फाई और थीटा में। तो देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, रो फाई और थीटा, जहाँ पे रो क्या है, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से ये P पॉइंट तक। फाई क्या है, फाई इज़ एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड दिस पॉइंट की लाइन, ठीक है। थीटा वही है x एक्सिस से, ये जो पॉइंट हम लेते हैं ना, जैसे एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट लिया, ये इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन पे क्या प्रोजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। मतलब अगर 3D में कोई पॉइंट यहाँ पे है तो 2D प्लेन, एक्स वाई प्लेन क्या है, 2D है, तो उसमें उसका क्या पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, वो चीज़ है ये लाइन, और ये है थीटा, और यही है आर। एक्स वाई प्लेन पे तो आर ही होता है। तो ये चीज़ समझ आई। अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, द डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ये रो क्या है, एक डिस्टेंस है P से ओरिजिन तक का। फाई क्या है, एंगल मेक्स बिट विद पॉजिटिव z एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं फाई। थीटा क्या है, एंगल द पोलर एंगल वही है, ये वाला जो है ना थीटा, वो पोलर
कोऑर्डिनेट्स वाला ही है। फिर इसका x इक्वल टू हम लेते हैं, देख अभी क्या क्या याद रखना है, ये रखना है याद। x इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, रो साइन फाई कॉस थीटा, और y क्या ले रहे हैं, रो साइन फाई साइन थीटा। देख x में याद है उसमें क्या था, x इक्वल टू आर कॉस थीटा था, फिर y इक्वल टू आर साइन थीटा था। इससे याद कर सकते हैं। देख यहाँ पे कॉस का टर्म आ रहा है, कॉस थीटा वाला बस साइन फाई ऐड हो गया है। इसी वाले में y वाले में क्या ऐड कर दो, आर की जगह रो, आर की जगह रो, और एक साइन फाई ऐड कर दो। बस इसमें यही करना है दोनों में। देख x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये तो याद ही है। आर की जगह क्या ऐड करना है, रो ऐड करना है, तो x इक्वल टू रो कॉस थीटा तो है ही, और साथ में साइन फाई ऐड कर दो। ऐसे ही y इक्वल टू आर साइन थीटा था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसमें क्या करो, इसकी जगह y इक्वल टू रो साइन फाई ऐड करो, रो और साइन फाई ऐड करो, और साइन थीटा। तो ये बन गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ डन। फिर z इक्वल टू होता है रो कॉस फाई, z इक्वल टू रो कॉस फाई। ठीक है, इसका अब ये याद रखना है, इसका जो जैकोबियन है ना वो निकलता है, क्या निकला है ये देख, सॉरी ये निकला है रो स्क्वायर साइन फाई। अभी देख क्या क्या याद रखना है। पहली चीज़ x इक्वल टू क्या रखा, रो साइन फाई कॉस थीटा, और y इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, फिर z इक्वल टू रो कॉस फाई। ठीक है, और जैकोबियन इसका क्या निकल रहा है, रो स्क्वायर, मैं भूल गई, रो स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, ये चार चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। जैकोबियन क्या लिख रहा, रो स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, ये जैकोबियन निकला, तो एक फॉर्मूले के बेस में क्या था कि जैकोबियन इंटू डी फाई डी थीटा डी जेड ऐसे करके बनेगा। तो डी जेड क्या बोल रही हूँ मैं, डी रो डी फाई और डी रो खा गई, डी रो, जेड तो हट गया ना। तो ये डी वी जो है, डी वी क्या था, डी एक्स डी वाई डी जेड, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, इसमें, और ये जैकोबियन लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब इसी की एक वीडियो दिखा देती हूँ ताकि तुझे ज़्यादा विजुअलाइज हो। मैंने वीडियो भी ढूंढ ली है, चल चली ताली ताली। अभी देखना ये वीडियो, ठीक है। If you're having trouble setting up triple integrals in spherical coordinates, this video is intended to help you visualize what those three spherical coordinates, rho, theta, and phi, look like in 3D space. We're going to start by looking at this point in 3D space, and the first coordinate we're going to look at is rho. Rho is defined as the distance from the origin, and you can think of it like a 3D radius, or later when we start making solids, this is going to be the radius of our sphere. Theta is measured the same way that it is in polar or cylindrical coordinates, where we start from the positive x-axis and we rotate towards the positive y-axis. देखिए जो थीटा है ना, ये तो वही है पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला। कैसा थीटा, जो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में नहीं लेते आर कोमा थीटा, तो वही वाला थीटा है। थीटा कहाँ से आता है, अगर सर्कल की स्फेयर की बात हो रही है तो कैसे जाएगा, अगर आर एक्स वाई हमारा सर्कल है तो कैसे जाता है, 0 to 2 पाई। तो ये वही बोल रहा है कि थीटा कैसे कैसे जाएगा। तो ये एक्स वाई प्लेन में ही है, 3D नहीं, ये एक्स वाई प्लेन में ही है थीटा। We're more used to seeing this in 2D space, so make sure that you're starting it at the right position with the positive x-axis and sweeping towards the y-axis. The last coordinate, phi, is the angle measured starting from the positive z-axis. Notice that this description doesn't give us any direction for phi to travel like theta does. What this means is that the same phi can be measured at many different spots around the z-axis. In our example, phi is 30 degrees, but over on this side, phi is also 30 degrees. In fact, all the points on this cone
have the same phi value. देख अभी ये चीज़ क्या बोलना चाह रहा है, ये जो फाई वैल्यू है ना वो एक तरह से ये है, ये एंगल इसके बीच के और इसके बीच में मान लो 30 डिग्री है, क्या है फाई, थीटा बना दिया, फाई इक्वल टू 30 डिग्री है, तो ये हमेशा 30 डिग्री मूव करेगा। मतलब कहाँ से फाई कहाँ से जा रहा है, 0 to 30 डिग्री जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो और जैसे अगर कोण की बात हो रही है, जैसे इस केस में कोण लिया है, तो उस केस में हमारा फाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 30, और वो हर पॉइंट पे 30 ही रहेगा। अब मान लो पी यहाँ था इसलिए 30 डिग्री बन रहा था ऐसा वाला, ठीक है। कोण के केस में समझ ले, ये यहाँ था इसीलिए, अब यहाँ पे होता तो ये 5 बढ़ जाता, 5 मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। अगर 90 हो जाता तो ये ऐसा बन जाता 5, तो कैसा बनता, पूरा हेमिस्फेयर नहीं बन जाता, ऐसा वाला हेमिस्फेयर बन जाता। अगर ये 90 डिग्री होता, इतना होता तो भी एक कैसा बनता, कोण बनता, ऐसा करके ऐसा लंबा वाला कोण बनता। तो ये चीज़ है, ये फाई कर क्या रहा है, समझ आया, फाई मीन्स ये कैसे काम कर रहा है फाई, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। degrees, since the angle they form with the positive z-axis is always 30 degrees. Next, let's think about the possible values for our three coordinates. Starting with rho, we only want to consider positive values for our distance, so we're going to say that rho has to be greater than or equal to 0. अभी देखिए क्या बोल रहा है, रो कहाँ से कहाँ जा सकता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है कोई पॉइंट पी का, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ये सर्कल कैसा ये बढ़ता जा रहा है ना, वो चीज़ ये बता रहा है कि रो की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है, और वो हमेशा कैसा रहेगा, रो 0 या 0 से बड़ा रहेगा, या तो 0 हो सकता है रो, यहीं पे मान लो ओरिजिन पे ही पी पॉइंट हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी तो ये रो का बता रहा है कि रो कैसा दिखेगा। Diagram, you can see what happens when we let rho fluctuate between 0 and 1. Next is theta, and if we start at theta equals 0 and go up to theta equals 2 pi, then we've... ये थीटा का बताया कि थीटा अगर चेंज होता है तो थीटा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जो पॉइंट अगर हम एक्स वाई प्लेन पे ले रहे हैं वो, तो वो अगर चेंज होता है तो कैसा होगा, तो वो बता रहा है कि पूरा ऐसा 2 पाई जैसा बन जाएगा। Sun is swept in a complete circle, and that circle is going to encompass all of 3D space. So theta is in between 0 and 2 pi. The last one is phi, and this one might be a little bit counterintuitive the first time you see it, but it makes sense if you think about the values of phi needing to sweep all of 3D space. So if we start at b equals 0 and slowly increase... देखो अगर फाई इक्वल टू 0 आ गया, फाई ये जो एंगल था वो 0 आ गया, तो वो पूरा चिपक ही जाएगा कोण उसके जेड एक्सिस के। अब बढ़ाते जाएंगे तो देखो we can see this cone almost blooming out of the z-axis until eventually it reaches pi. और पाई बाय 2 हो गया, मतलब 90 डिग्री, अगर फाई 90 डिग्री हो गया तो वो पूरा सर्कल बन गया। तो ये ऐसे तो हम मतलब डायग्राम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के केस में देखते हैं, ये चीज़ मैंने बस ये वीडियो दिखा के ये समझाया, ठीक है। अभी आते हैं वापस पीडीएफ पे, ठीक है। तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या याद रखना है, ये और मैंने विजुअलाइज भी करा दिया कि फाई कैसे काम कर रहा है, थीटा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और इसका ये याद रखना है जैकोबियन क्या होता है, बाकी तो ठीक है सब। तो हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं भूल गई थी, रो की वैल्यू होती है ये रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे उस केस में क्या होता था, आर एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, इस वाले केस में रो की वैल्यू बस जेड बढ़ गया इसलिए वो जोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। रो स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो देख जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है एस कैसा है, एक स्फेयर है जो कि लेस देन 4 दे रखा है, और एक z इक्वल टू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये प्लेन है, अगर z इक्वल टू 1 तो उससे बड़ा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है ना, उसके बड़े सारे प्लेन्स और स्फेयर, तो मीन्स ये पोर्शन आ रहा है, उन दोनों के बीच का पोर्शन तो यही आएगा। ठीक है, तो x लिखा, y लिखा और z लिखा। अगर हमें रो मिल जाए, रो मिल गया तो हम इनकी वैल्यू निकालने में थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रो निकालना है। तो देखो हमें ये दिया हुआ था, रो स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमें ये मिला। इससे हमें रो की वैल्यू मिल गई कि रो जा रहा है 2 तक। मतलब ये पॉइंट अगर कोई हम यहाँ पे ले तो कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। अभी सबसे छोटा दिख रहा है z इक्वल टू रो कॉस फाई। अब z का यहाँ से हमें देख सकते हैं कि z इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो रो आया कॉस फाई, रो कॉस फाई इक्वल टू 1। अब रो इक्वल टू 1 बाय कॉस फाई लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस फाई क्या होता है, सेक फाई लिख दिया हमने। ठीक है, अभी रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू थी, देख एक रो की वैल्यू थी ये और दूसरी रो की वैल्यू थी ये। ठीक है, इसका मतलब रो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 और सेक फाई के बीच में जा रहा है। अब तुझे ये याद रहना चाहिए कि हमने दूसरी रो की वैल्यू कैसे निकाली, एक रो की वैल्यू डायरेक्ट और एक रो की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के निकाली। ठीक है, तो ये समझ आया रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है और कैसे निकाली, तो ये हो गया। ठीक है, अब रो तो निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, फाई और थीटा चाहिए। अब देख थीटा तो डायरेक्ट देख सकते हैं हम, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे भी सर्कल बनेगा, इतना समझ आया। और ये पूरा पोर्शन कवर हो रहा है, इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, थीटा तो जाएगा, ये अगर एक्स एक्सिस की बात करूँ मैं तो ये सर्कल बनेगा, और थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, आर एक्स वाई में 0 to पूरा 2 पाई, तो थीटा जा रहा है 0 to 2 पाई। तो थीटा तो मिल गया, अब सिर्फ क्या निकालना है, फाई। रो भी निकाल दिया तो फाई निकालते हैं। फाई कैसे निकलेगा, इसी इक्वेशन से देखो, ये रो कॉस फाई इक्वल टू 1 आया, मीन्स फाई किसके इक्वल हो गया, फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रो हुआ। कैसे हुआ, अच्छा पूरा अच्छे से दिखा दो, ये था, इससे हमें क्या मिला, कॉस फाई इक्वल टू 1 बाय रो मिला। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बाय रो हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय रो, और हमें पता है रो की वैल्यू 2 दे रखी है, एक तो 2 दे रखी है, एक ये दे रखी है, तो अगर हम 2 पुट करें तो 1/2 आएगा। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। तो हमें क्या मिला, फाई इक्वल टू पाई/3 मिला। ठीक है, ये मिला पाई/3, एक तो निकल गया फाई। अब दूसरा निकालते हैं, जब देखा हमारा क्या था, कॉस इनवर्स 1 बाय रो, ये क्या था, फाई था। तो एक बार 2 डाल के देख लिया, अब ये डाल के देखते हैं, तो कॉस इनवर्स 1 बाय सेक फाई, रो की वैल्यू ने डाली ये वाली। ठीक है, अब सेक 1 बाय सेक फाई क्या होता है, 1 बाय सेक फाई क्या होता है, कॉस होता है, तो ये आया कॉस फाई। इसका मतलब ये दोनों हट जाएंगे तो क्या आया, फाई इक्वल टू फाई आया। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, पर इससे तो पता चल रहा है ना फाई क्या है, कोई भी पॉइंट के बीच का, ये जेड से फाई है, तो अब एक फाई तो मिल गया हमें, क्या मिला, पाई/3 मिला, पाई/3। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई/3, तो फाई कहाँ से जा रहा है, 0 to पाई/3। तो ये चीज़ हमें मिल गई है, तो उसमें मत जाना, अब हमें सब कुछ मिल गया है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ डाल के इंटीग्रेट करना है, तो ये चीज़ हो गई डन। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी समझते हैं। अभी आगे कृति मैम का क्या बोलते हैं, कृति मैम का प्रैक्टिकल वाला पोर्शन। तो वैसे तो इनकी PDF भी एक बार मैं समझाऊंगी, पर अभी के लिए इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दे रखा है तो समझ लेते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में z इक्वल टू जेड था, x इक्वल टू आर
कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एकदम पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसा ही है। तो एक्चुअल में तो वही किया है, आर निकाला फिर थीटा निकाला और फिर पुट कर दिया, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है। जेड की वैल्यू कैसे निकली, जेड का एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और जेड को भी किस टर्म्स में दिखा रहा है, आर के फॉर्म में दिखाया है। ठीक है, हर चीज़ मतलब ये वाला तो इजी है, इस पे इतना नहीं जा रही मैं। कुछ डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लेना, ये सारा प्रैक्टिकल पार्ट ही है। अभी देख इसके बाद था डिटरिच थ्योरम। अब ये भी समझा दो क्या, ये काफ़ी इजी है, देखिए वाला देख। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, ये आता ही है, तो वो देखेगा ना क्वेश्चन पेपर अपना, उसमें भी लिखा हुआ है। और मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन देखा है। तो इसमें बोला है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, सिर्फ इसने क्या बोला, आइसक्रीम कोन की वॉल्यूम निकालो। डी कट फ्रॉम सॉलिड स्फेयर पी रो लेस देन इक्वल टू 1। एक सॉलिड स्फेयर है, ऊपर से उससे कट हुआ है एक आइसक्रीम कोन, बाय दी कोन फाई इक्वल टू फाई की वैल्यू भी दे रखी है पाई/3, रो की वैल्यू भी हमने दे रखी है, उन्होंने दे रखी है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब आइसक्रीम कोन कैसा दिखता है, रुक जा, ये मैं अगली वीडियो में समझाती हूँ, वैसे 21 मिनट की हो गई।